कर दिया मैंने आपको। Very good evening to all. My heartfelt thanks to Vaidya Pooja Kohli Amla ma'am for entrusting me with the opportunity to introduce this demo session on clinical management of gynecological disorders by our eminent guest speaker, Dr. Preeti Chopra ma'am. Dr. Preeti Chopra ma'am, MD Ayurveda, BMS, PGD-HM, PGD-ND, Professor Ayurvedic Gynecology and Panchkarma Specialist, a national resource person. With over 22 years of dedicated Ayurveda practice, ma'am is a highly respected expert in gynecological disorders and Panchkarma therapies, an alumna of Government Ayurvedic College, Raipur, and a postgraduate from MUHS University, Nasik. She also holds diploma in hospital management from Symbiosis Pune and nutrition and dietetics, blending classical Ayurveda with modern administrative and nutritional expertise. Currently serving as a professor at Sardar Ajit Singh Smriti Ayurvedic Mahavidyalaya, she is also an authorized medical attendant for central government employees. Recognition and awards. Udhav Das Mehta Smriti Award, honored by Rajasthan Aushadhalaya, felicitated by Charak Pharma for contribution to Ayurveda, Empowered Women Entrepreneur Award on International Women's Day, Ayushi Awardee, Distinguished Resource Person at several national platforms, including National Conclave Puja and Paryavaran Ayurpreneur Program by Vibha Nasya, Kidney Manthan 2022, Ojas Foundation 5-Day Foundation Program, speaker at various Ayurvedic seminars and conferences. Also featured on Doordarshan on menstrual disorders and hygiene. Now, without taking much time, I'm handing over to our respected speaker, Dr. Preeti Chopra ma'am. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? हाँ जी आप मैम। सबको आवाज क्लियर है ना? जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि हम कोई भी क्लास नहीं कर रहे हैं, है ना? इट शुड बी इंटरैक्टिव बेटा, क्योंकि आप सब शायद डॉक्टर्स हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो मैं जो भी डिस्कस करूंगी, हम सब इंटरैक्टिव रहें तो मजा उसी में आएगा। कुछ भी है तो यू कैन पुट ऑन क्वेश्चंस एंड स्लाइड शेयर हो रहा है? ओके, स्टार्ट विद द बिगिनिंग देन। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एट ओपीडी लेवल, ये आज का टॉपिक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम 1 घंटे में नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू समराइज कि आप सबको मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊं। इसमें ये जो 2 श्लोक दिख रहे हैं, ये दोनों श्लोक हमारे आयुर्वेद के जो हैं, इन्होंने हमारी लगभग सारी प्रॉब्लम्स को 2-2 लाइनों में क्लियर कर दिया है। पहला आप सबको पता है, ध्रुवम चतुर्ना सानिध्या स्याद विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो। इसने हमारा पूरा इनफर्टिलिटी को, स्क्रीन नॉट विजिबल क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है। स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है? ओके, मैं वही पूछ रही थी कि स्लाइड शेयर हो रहा है क्या? रुको 1 मिनट, करती हूँ।
अभी शेयर हो रहा है? नो मैम। क्या दिक्कत आ रहा है? इधर तो दिख रहा है स्लाइड शेयर। शेयर आ भी रहा है। अब है? नो मैम। अरे हो रहा है? हो गया ना? चलो, तो अब इसमें पहला वाला श्लोक जो है उसमें है ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो। दिस इज नोन टू एवरीबॉडी, है ना। अब ये ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्र्याद अंकुरो में सब कुछ समा गया। ओव्यूलेशन भी, यूट्रस, ओवरी, वजाइना, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब क्षेत्र में आ गया, बीज में स्पर्म एंड ओवम, और इसके अंबु में सारे हार्मोन्स एंड हमारे शरीर के सारे सिक्रीशंस। शरीर माने जेनाइटल्स की बात कर रही हूं यहाँ। तो वी कैन अंडरस्टैंड द ओव्यूलेशन पार्ट, द इनफर्टिलिटी पार्ट, द अबनॉर्मलिटीज इन द जेनाइटल ट्रैक इस एक श्लोक में। एंड सेकंड में सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो कि योनि व्यापत का मुख्य कारण माने गए हैं। मिथ्या आचरण, मिथ्या आहार और आचरण क्या है? आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो हम इससे बहुत इजीली समझ पाते हैं कि आयुर्वेद में जो बताया गया 100% वही है मॉडर्न में भी। बट यस, आयुर्वेद के टाइम पे हम जो लोग थे, हम इतना ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ नहीं थे जितना आज है। इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रीट करना कि हम बोलें कि एक विरेचन सेशन से पेशेंट ठीक होगा, नहीं। बहुत सारी मेहनत लगती है तब जाके कहीं पेशेंट्स ठीक होते हैं। अब गायनी की कोई भी ओपीडी आपको सेट करनी है तो उसमें 4 बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज एक्वेंटेंस विद द ऑप्स गायनी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी हमें पता होगी तो आपके पास आने वाली जो भी फाइल होगी एटलीस्ट आप उसको समझ पाएंगे कि इस पेशेंट को बीमारी क्या है। ऐसा ना हो कि हमको फोन नीचे रख के गूगल सर्च मारना पड़े कि व्हाट इज दिस जो ये फाइल आई है। तो सबसे पहले उससे दोस्ती करेंगे, फिर पेशेंट का एग्जामिनेशन कैसे करना है, कॉमनली एनकाउंटर्ड क्लिनिकल कंडीशंस क्या हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, एंड रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो पेशेंट ला रहा है वो कौन सी है, उनकी क्या वैल्यू है, ये सब हमें समझना है। Acquaintance with the terminology. This is just 0.1% of the terminology जो हमें आनी चाहिए। I cannot share everything in this 1 hour. आगे की क्लासेस में हम समझेंगे। Acanthosis nigrans बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को या कुछ को शायद पता भी ना हो। अब acanthosis क्या है? It is a darkening of skin. Nigrans means negro. हमारी जो आउटर स्किन है एपिडर्मिस, उसमें जो कॉर्नियल लेयर है वो थिक हो जाए, वेलवेटी अपीयरेंस की हो जाए और डार्क हो जाए, उसको बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रेंस। ये हमारे जितने हार्मोनल इश्यूज हैं, पीसीओडी हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इन सब में हमको ये पिगमेंटेशन दिखता है। If either of you have come across PCOD या insulin resistance या pre-diabetic patient, आपने नोट किया होगा गर्दन के आसपास की स्किन डार्क होना, एप फेस बोलते हैं, लिप्स के आसपास, मैं दिख रही हूँ शायद सबको, है ना। एप फेस जो होता है यहाँ डार्क होना, फोरहेड के ये एंगल्स डार्क हो जाना, ये सब पिगमेंटेशन डिसऑर्डर स्टार्टिंग के हैं। हम पेशेंट को अनट्रीटेड छोड़े तो आपको फ्लेक्सर्स, जॉइंट्स पे डार्कनिंग दिखेगी, थाइस के इनर एस्पेक्ट्स पे, आर्मपिट्स के जो रिंकल्स पड़ते हैं उनमें। आपको पेशेंट शर्माएगा बताने में, बट आप जब हिस्ट्री लेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। दैट मीन्स शी हैज क्रॉस दी स्टेजेस एंड अब वो अंदर की कैटेगरी में आ गई ट्रीट होने के लिए। हिर्सुटिज्म सबको पता है। अब एंटीवर्टेड यूट्रस। एंटीवर्टेड यूट्रस तो बहुत इजी टर्म है, मैडम ने टर्मिनोलॉजी में क्यों रखा है ऐसा सब सोचोगे। एंटीवर्टेड यूट्रस हमें जब फील करना है तो कैसा होगा,
उसको मैंने अपनी फर्स्ट सेशन की फर्स्ट क्लास में रखा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास सीखने आते हैं, दे ऑलवेज से मैम हमें पीवी करने दो। पीवी करके फील क्या होना है, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले ये पढ़ के आओ, तुम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जब आप पीवी करेंगे तो एंटीवर्टेड यूट्रस में अगर पेशेंट का ब्लैडर खाली नहीं है तो शी विल आपको ब्लैडर वॉल बहुत अच्छे से ऊपर फील होगी, नीचे आपको रेक्टम लोडेड फील होगा। व्हेन वी वर स्टूडेंट्स आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक इंटर्नशिप के टाइम, ये मैडम ने पीवी करते में कैसे बोला कि क्या आपका पेट साफ नहीं होता। देन धीरे धीरे समझ में आया कि पीवी किया तो ऊपर ब्लैडर और नीचे रेक्टम फील होगा, और दोनों फॉर्निक्स में आपको ट्यूब्स वाला पार्ट फील होगा, दैट इज द ब्रॉड लिगामेंट। दिस इज इन केस ऑफ एंटीवर्टेड। अब हम रेट्रोवर्टेड पे जाएं तो रेट्रोवर्टेड पे आपको यूट्रस नहीं फील होगा दोनों फिंगर्स के बीच में, लेकिन पोस्टीरियर फॉर्निक्स में फुलनेस फील होगी बिकॉज बॉडी ऑफ यूट्रस गोज डाउन। तो जब आप पुश करेंगे तो आपको पोस्टीरियर फॉर्निक्स फुल महसूस होगा। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाह रही हूँ आज कि जब हम ओपीडी में गायनी प्रैक्टिस सोचे तो हमको ये सब आना जरूरी है। बच्चे आयुर्वेद से प्रैक्टिस करेंगे लेकिन डायग्नोसिस तो बनाना आना पड़ेगा, वो भी हम आयुर्वेद से बनाए, बट एग्जामिनेशन वो आपको सीखना पड़ेगा। एएमएच बिल्कुल हवा में है आजकल, एंटी मुलेरियन हार्मोन। मैडम मेरा एएमएच कम है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? यस, बट वी कैन नॉट एश्योर। जितना एश्योर हम एक यंग बच्ची को जिसका एएमएच अच्छा है बोल पाते हैं, उतना हम 0.03 या 0.003 वाली पेशेंट को नहीं बोल पाते, क्योंकि उसका ओवेरियन रिजर्व कम है, ये किताबों में लिखा है। ओवेरियन रिजर्व क्या है? फॉलिकल बनना, वो बन रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी अच्छी करने के लिए आयुर्वेद से अच्छा कुछ भी नहीं है। फल घृत, शतपुष्पा, सुकुमारम कषायम, इस टाइप, अश्वगंधा, गोक्षूर, ये आप कंटिन्यूसली दीजिए। आई हैव 2 एलोपैथी डॉक्टर्स जिनको मैंने सिर्फ शता और फलघृत 6 मंथ्स के लिए दे दिया बिकॉज दे डिडंट बिलीव ऑन पंचकर्म। एंड ऑन द सच बताऊं तो वो कुछ इंटरनल चीज करना नहीं चाह रहे थे। नहीं मैडम बॉडी में गया और इन्फेक्ट हो गया, तो आई सेड ओके यू कंटिन्यू विद दिस। दोनों 33, 35 एंड आईवीएफ पे नहीं जाना चाह रही थी कि हम दोनों अभी बिल्कुल ठीक हैं, बस एएमएच कम है, एंड बोथ ऑफ देम कंसीव्ड। तो एक कॉन्फिडेंस उनको मुझ पे आया और मुझे और आया अपने आयुर्वेद पे। देन मायोमा, आप सबको पता है मायोमा। मायोमा मीन्स ग्रोथ मसल में। अब वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड हो गया, लेकिन ऐसे टर्म्स हमने एडिनोमायोमा, लियोमायोमा ये भी पढ़े हैं। एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रियम की ओवरग्रोथ किसी एक फोकल एरिया में हो जाए, एडिनोमाइसिस में एक फोकल ग्रोथ हो जाती है। तो दीज टर्म्स आर कंपाइल्ड इन मायोमा, नहीं तो ओमा। अब इसको हम आयुर्वेद से सोचते हैं ग्रंथि, तो सिर्फ कांचनार गुगुल ठीक करेगी ऐसा नहीं है, ये आगे देखेंगे। ग्रंथि है जरूर, कांचनार यूज करेंगे, लेकिन कहाँ की है उसको देखते हुए। पीआईडी इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सबसे खराब कारण है ये इनफर्टिलिटी में। ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा, यूट्रस की क्वालिटी खराब करेगा, इन्फ्लेम्ड यूट्रस होगा। तो इसको ट्रीट करना एक बहुत ही जरूरी चीज है हर उस फीमेल में जो कंप्लेन करती है कि मुझे ऑफ एंड ऑन वाइट डिस्चार्ज बना रहता है। इसके अलावा आप हैरान होंगे जान के, जिन पेशेंट्स को कोलाइटिस रहता है, पेट बार बार खराब होता है, उसमें भी पीआईडी आता है। मल्टीपल पार्टनर्स, कॉपर टी, ये सब तो हमें पता है। हाइजीन गंदा है, उन्हें भी पीआईडी है। पर कोलाइटिस में क्यों? क्योंकि सीकम, अपेंडिक्स, सिग्मोइड कोलोन, ये सब यूट्रस को अपने बीच में समेटे हुए हैं। जब इनमें रिपीटेड इन्फ्लेमेटरी चेंज होगा तो एक सिक्रीशन आएगी। आपको थोड़ा सा जुकाम होता है तो नाक बहता है, कंजक्टिवाइटिस होता है तो आंख बहता है, आप रुमाल रख के बैठते हो। तो इनमें जब इन्फ्लेमेटरी चेंज होगा तो इनके सिक्रीशंस भी तो उसी कैविटी में रहेंगे। एंड क्रॉनिक कोलाइटिस की फीमेल पेशेंट्स में पीआईडी देखने को मिलती है। सैल्पिंजियो, ऊफोर एंड कॉल्पो, ट्यूब, ओवरी एंड वजाइना।
ये टर्म्स मैंने सिर्फ छोटे छोटे डाले हैं कि आपकी दोस्ती करें आने वाले क्लासेस से. क्रिप्टोमेनोरिया, मीनो मीन्स मेंसेस, ओरिया मीन्स एक्सेसिव डिस्चार्ज, क्रिप्टोमेनोरिया हिडन मेंसेस. अब यहाँ पे 3 बीमारियां आ गई. मीनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मिनोरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, पॉलीमिनोरिया, बार बार ब्लीडिंग होना, हर 10 दिन में हो रही है मुझे, ओलिगो कम हो रही है, एमेनोरिया आप सबको पता है एब्सेंस, एंड मीनोमेट्रोरेजिया इज बार बार हो रही है और ज्यादा हो रही है. मीनोमेट्रोरेजिया नॉर्मली इरोजन्स या सर्वाइकल पॉलिप्स में दिखता है या बिल्कुल लोअर सेगमेंट में कहीं फाइब्रॉइड है. जैसे ही पेशेंट के एब्डोमेन में प्रेशर आया वो ब्लीड कर जाएगी. दैट इज मीनोमेट्रोरेजिया के कुछ कॉमन रीजंस. क्रिप्टो इज हिडन. हिडन इज नॉर्मली जब इम्परफोरेटेड हाइमन हो तो ब्लीडिंग नहीं हो रही लेकिन यूट्रस में कलेक्ट हो रही है. दैट इज हिडन ब्लीडिंग. इसमें आपको मदर लेके आएगी कि मेरी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते हैं, बट आप जब हिस्ट्री लेंगे तो आप तो एक तो उसका लोअर एब्डोमेन थोड़ा सा हेवी होगा एंड आपको उसके बाकी सब दिखेंगे. एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ब्रेस्ट बट सब है. शी इज अ प्रॉपर फीमेल. सोनोग्राफी के लिए भेजना अच्छी बात है, इसमें भेजना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फिंगर से एग्जामिन करेंगे तो आपको इम्परफोरेट हाइमन दिखेगा. दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया. ये कुछ टर्म्स थे गायनी के. अब ऐसे ही ऑप्स के कुछ जरूरी टर्म्स हैं. पहला ग्रेविडा, कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई लेडी, दैट इज ग्रेविड. पैरिटी, उसके कितने लाइव बच्चे हैं. एंड बैलॉटमेंट, जो हम ऐसा फील करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंडल ग्रिप्स होती हैं. एक्चुअली 12 वीक्स 14 वीक्स तक आप सिर्फ फंडल, 14 तक 16 तक भी आप सिर्फ फंडल फील कर पाते हैं कि फंडस की हाइट कहाँ तक पहुंची. ये यूट्रस का फंडस है. आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? थोड़ा सा एक कुछ कोई भी एक जन यस कर दे तो मुझे समझ में आ जाए. ओके, थैंक यू. दिस इज द फंडस जो 12 to 14 वीक्स में प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर फील होता है. थोड़ी सी ओबेस पेशेंट है तो उतना अच्छा फील नहीं होता, तब 16 वीक्स तक फील होता है. इसको जब हम अपने ऐसे हैंड से फील करते हैं तो ये मार्जिन पे आपको जो एक फुलनेस, एक हार्डनेस फील होती है, दैट इज द फंडल ग्रिप. व्हेन इट गोज अबव 18-20 वीक्स आप लैटरल बेलॉटमेंट भी कर पाते हैं. दैट इज कॉल्ड बेलॉटमेंट. दैट मीन्स यू कैन फील एक्सटर्नली. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेलॉटमेंट. तो ग्रिप कितनी हो गई? फंडल एंड लैटरल. जैसे जैसे बेबी 24-26 वीक्स आता है उसका एक बॉडी शेप आ जाता है. हेड इज लाइक ऑरेंज, इतना बड़ा सिर हो जाएगा. तो यू कैन फील द इरेगुलरिटी ऑन वन साइड और एक साइड आपको सब कुछ रेगुलर फील होगा. ऐसे ही हम फीटल हार्ट पहचानते हैं कि रखते ही कैसे आ गई, क्योंकि हम समझ गए यहाँ पीठ है, ढूंढनी नहीं पड़ती आपको. तो 2 ग्रिप्स हो गई, फंडल एंड लैटरल. एक ग्रिप है पेल्विक विच इज कॉल्ड पॉलिक ग्रिप. हम अपने एक हाथ से फील करते हैं कि ये सिर है, हिप्स है कि पैर है. इससे हम उसका प्रेजेंटेशन समझते हैं. ब्रीच है, वर्टेक्स है या हिप्स फील हो रहे हैं. तो इस को हम बोलते हैं बेलॉटमेंट. एक्सटर्नली व्हेन वी फील द अलाइनमेंट ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड बेलॉटमेंट एक्सटर्नल. एंड जब आप पीवी से फील करते हैं, दैट इज द इंटरनल बेलॉटमेंट. डिस्टोशिया. डिस्टोशिया इज सर्वाइकल डिस्टोशिया. पेशेंट जब लेबर में आई तो उसका ये जो सर्विक्स इतना लंबा हमको दिख रहा है, ये धीरे 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 छोटा होता है, थिन होता है और डायलेट होता है. इसको इफेसमेंट बोलते हैं. इतना बड़ा सर्विक्स धीरे धीरे डायलेट होगा, थिन होके छोटा हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इफेसमेंट. अगर ये नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड डिस्टोशिया. मसल टोन गड़बड़ होना. PIH is pregnancy induced hypertension. GDM is gestational diabetes mellitus. Eclampsia is one of the symptoms of PIH, जिसमें पेशेंट फिट्स, एडिमा, यूरिन में प्रोटीन आना. तो इस तरीके से आपको हर टर्म के साथ कोशिश करेंगे कि दोस्ती कराएं
कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए उस चेयर पे बैठ के कि यस ये मुझे आता है। अब आयुर्वेद के टर्म्स, क्योंकि हमको ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद से करना है। योनि शूल बहुत कॉमन है, संधि विच्छेद करो तो योनि में शूल, लेकिन शूल एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। अब योनि में शूल किन किन में हो सकता है? आपके पास पेशेंट आएगा, बोलेगा मुझे पेड़ों में दर्द होता है, यहाँ एमपी की भाषा है, महाराष्ट्र की कुछ और होगी कि लोअर एब्डोमेन में पेन है। अब लोअर एब्डोमेन इमीडिएटली शुड क्लिक यू, वहां पे ब्लैडर है, वहां पे यूट्रस है, वहां पे ब्लैडर यूट्रस के पीछे रेक्टम है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को बहुत गैसेस है, तो भी उसको वही पेन होगा। तो आपको हिस्ट्री प्रश्न ही वही पूछने हैं कि क्या आपको बाथरूम बार बार आता है, पेशाब में जलन तो नहीं है। ऐसी हिस्ट्री जब वो नहीं दे रही, ब्लैडर रूल आउट हो गया। देन सफेद पानी तो नहीं है, रिलेशंस के बाद कोई पेन तो नहीं है, पीरियड्स में पेन तो नहीं होता, पीरियड कैसे आते हैं, ये हम आ गए योनि यूट्रस। एंड अगर वो भी ठीक है तो नाउ कम्स द थर्ड थिंग एंड दैट इज हर स्टूल। वो कैसे पास करती है? मुझे तो रोज होता है, ये हर पेशेंट बोलेगा। एंड आप लोग आज कितने लोग ज्वाइन हुए हो, आप सब भी ये सोचो। अभी मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपको मोशन होता है? आप सब बोलोगे यस, पर सोचना कि मोशन रोज होता है, एक ही समय पे होता है। एक ही समय ऐसे नहीं कि 8 तो 8 घंटी बजी और 8 बजे मोशन, बट व्हेन यू गेट अप नियरली 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको मोशन का फील आता है। आप एक ही बार जाते हैं, मोशन हो जाता है, गए और मोशन हुआ। ऐसा नहीं कि आपको बहुत देर 10 मिनट 12 मिनट लग रहे हैं। अगर ये सब नहीं है तो आपको रेक्टम में पेन नहीं, बट व्हेन डेली दिस हैपेंस तो आपका रेक्टम में प्रेशर आता है, मसल पेन होता है। इसका एक उदाहरण, रोज अगर आप डंबल उठाएं तो आपके बाइसेप्स पेन करेंगे। आप बहुत लिखते हो तो आपकी फिंगर्स पेन होती है, आप ऐसा करते हो, दिस इज मसल्स आर पेनिंग। तो उसकी स्मूथ मसल वाला पार्ट जो है वो पेन नहीं कर रहा, आपकी अब्डोमिनल वॉल जो है वो, स्मूथ मसल्स आर पेन इनसेंसिटिव हम पढ़ चुके हैं, विसरास आर पेन इनसेंसिटिव। जो अब्डोमिनल वॉल्स हैं जो आसपास की, जिनको आप स्ट्रेन करते हो व्हाइल पासिंग मोशन, दैट पेन, और आपको उस हिस्से में दर्द होता है। दिस इज हाउ वी विल गो स्टेप बाय। अब अगर यूट्रस में ही पेन है तो हम हिस्ट्री लेंगे, हम पीवी करेंगे। पीवी जरूर करना है इफ शी इज मैरिड, कि क्या है पैथोलॉजी, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता उसको बार्थोलियन सिस्ट है, उसको नहीं पता वहां कोई एब्सेस है, उसको नहीं पता सर्वाइकल इरोजन है, वो हमको देखना है। योनि अर्श व्हाट्स आर नॉर्मली वायरल। इनकी हिस्ट्री में अगर आप पेशेंट से पूछेंगे तो इधर पार्टनर को था, या हाई फीवर हुआ था, या कोई वायरल इन्फेक्शन, सिंपल वायरल फीवर से नहीं, कोई वायरल इन्फेक्शन लाइक हर्पीज हुआ था, या कहीं बाहर कोई डीएनसी या कुछ ऑपरेट हुई थी, कोई बाहर का डर्टी टॉयलेट बार बार यूज किया था। आई हैव वन पेशेंट जो अभी मेरे ख्याल से 6.5-7 महीने बाद फिर से आई है, उसको फिर से छोटे छोटे वॉट्स आए। 7 months शी वॉज ओके, उससे पहले वो लेजर से कॉस्मेटिक वैल्यू की तरीके से निकलवा रही थी। एंड यू नो व्हाट वर्कड ऑन हर। अब मैंने ये सोचा अर्श है, हम उस जगह पर ऑलरेडी लेजर करा के आ रही है, बार बार शार और ये लगाएंगे तो भाग जाएगी। यंग सी बच्ची है, न्यूली मैरिड है, उसको मुझे लगा, मैंने हिस्ट्री ली तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले, बिकॉज दैट्स अ वायरल रैश, सबसे पहले इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करो, गिलोय दे दी 2 रोज सुबह खाली पेट। देन वायरल रैश है तो बेस्ट एंटीवायरल इज व्हाट, भूमियामल की, आप उसको यूज करिए। नीरोसिल आती है सोलिमिक्स की, 1 ग्राम टैबलेट है, उसको दीजिए। अब एक और कंपनी है बहुत अच्छी, मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ प्लीज किसी का, बट व्हाट आई एम यूजिंग आई एम टेलिंग यू। गो वायरो करके कैप्सूल आता है ग्यूफिक का, उसमें ऑयल्स है, यूकलिप्टस ऑयल है, शार ऑयल है, ऐसे ऑयल्स हैं उसमें। तो उसको मैंने कहा तुम प्रिक करो, एंड उस शार पे प्रिक कैसे करना है, अनप्रिक करके डालना नहीं है, कहीं ज्यादा डल गया तो ऐसे यू जस्ट प्रिक इट। अगरबत्ती की डंडी लो, उसको उसमें डिप करो एंड अपने उन पे टिप्स पे लगा दो डेली। इट वेंट ऑफ। 6 months शी वॉज फाइन।
3 months she took the immunomodulator medicines जो जेनाइटल का फ्लोरा अच्छा रखे, इम्यूनिटी बनी रहे. एंड ये तो सिर्फ एक्सटर्नल था. इसको तो हम वो है जैसे हम आईब्रो बनाते, तो एक्सटर्नली हटाना इज नॉट द ट्रीटमेंट, इंटरनल इज द ट्रीटमेंट. क्लियर? अब आता है नष्टार्थ, दैट इज एमोनोरिया. इसके रीजंस बहुत हैं, हम आगे समझेंगे. अश्रद्धा, heavy bleeding repeatedly, पुत्रग्नि योनि व्यापक, repeated abortions, रजो निवृत्ति, मेनोपॉज. ये आप सबको पता है, बस मुझे सिर्फ बताना है बेटा. जब हम फर्स्ट ईयर में बैठते तो हमें लगता है ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है. नहीं, जब हम क्लिनिक में बैठते हैं हमें ये टर्म्स एकदम क्लिक होने चाहिए कि अच्छा ये है ना. अब रजो निवृत्ति के सिम्टम्स आगे देखेंगे. प्रसूति तंत्र में गर्भस्राव, अबॉर्शन, अप्रासंग, रिटेन्ड प्लाजेंटा, लांगली और ये सब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में लगाना है, ये है, बट इट्स एन इमरजेंसी. आज कोई पेशेंट नहीं वेट करेगा कि मैं 4 दिन लांगली लगा के बैठूं. शी विल ब्लीड लाइक एनीथिंग. तो आपको पता होना चाहिए और सही डायरेक्शन में उसको भेजना है. मक्कल शूल में सब कुछ निकल जाता है, प्लाजेंटा भी निकल जाता है, बट कहीं एक कॉर्नर में अगर कुछ ब्लड कलेक्टेड रह गया तो इट विल, द यूट्रस विल कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग इट टू एक्सपेल इट आउट. दैट इज मक्कल शूल, जिसको आफ्टर पेन कहते हैं. कई बार पूरा निकल गया और एक छोटा सा मेम्ब्रेन रह गया. आई गो फॉर डिलीवरीज ऑल्सो, तो उसमें अगर एक मेम्ब्रेन भी रह जाए तो पेशेंट ब्लीड करती रहती. आज ही एक पेशेंट ओपीडी में देखी, सोनोग्राफी में आया, ब्लड क्लॉट्स विद स्मॉल रिटेन प्रोडक्ट. 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी खराब हुई थी, डीएनसी वगैरह उसने सब कराई किसी हॉस्पिटल में, एक मेम्ब्रेन रह गई. शी विल कीप ऑन ब्लीडिंग, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं मैडम, दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है. इसमें ट्रीटमेंट जो है, फिर डीएनसी अगर बहुत सारा है तो मैं तो भेज देती हूँ कि जाइए फिर से डीएनसी करा लीजिए. छोटा है तो आई ऑलवेज गिव अ ट्रायल फॉर 8 to 10 days, जिसमें हम एंडोमेट्रियम को मानते हैं आर्तव, रस की उपधातु, रस पाचक, पाचन करेंगे अजमोदादी, और जो क्लॉट्स जमा है उनको हम कुबेराक्षी या रक्त पाचक ऐसी मेडिसिन देते हैं. एंड लगभग 60 to 70% पेशेंट्स बच जाते हैं डीएनसी से. लीन गर्भ, जहां पे बेबी धीरे धीरे ग्रो नहीं हुआ और वहां पे अब्सॉर्ब होके बॉडी यूट्रस में पड़ा रहा. आज के दौर में ये उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां 4 दिन ऊपर चढ़ते हैं लोग यूपीटी कर लेते हैं, जहां 2 महीने होते हैं वो सोनोग्राफी करा लेते हैं. बट स्टिल इन वेरी वेरी रिमोट एरियाज इफ वी से कि लोग कराते नहीं है सोनोग्राफी और कहीं मिस्ड अबॉर्शन जैसा पड़ा है, तो दैट इज लीन गर्भ. रजस्वला, मेंस्ट्रुएटिंग लेडी, फीमेल. नाउ पेशेंट्स एग्जामिनेशन, दिस आई हैव डिस्कस, पहले ही मैंने कर लिया, आगे और डिटेल कर लेंगे. बस मुझे इस पेज पे सिर्फ एक चीज बतानी है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, मेक इट अ हैबिट इन योर प्रैक्टिस. कि अगर आपको पेशेंट ने बोला मुझे लंप है तो हमें करना ही है, मुझे कोई गठान महसूस होती है तो भी करना. एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, आई कैन नॉट गिव लाइव बेटा, कोई पेशेंट परमिट नहीं करेगा, इसलिए मैं लाइव हूँ कि अपना हाथ ऐसे रखवाएंगे पेशेंट का, एंड आप फ्लैट हैंड से अंदर से बाहर और नीचे से ऊपर ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हुए एक्जिला तक पहुंचेंगे. दोनों को फील करेंगे, आपको डिफरेंस महसूस होगा. और इसमें आपको कहीं भी कुछ फुलनेस या एक अबनॉर्मल चीज दिखे, डोंट हेजिटेट फॉर मैमोग्राफी एंड ब्रेस्ट सोनोग्राफी, क्योंकि आजकल एज इज नो बार. 16 इयर्स की लड़की में भी ब्रेस्ट कैंसर है, 68 इयर्स की लेडी में भी ब्रेस्ट कैंसर है, तो यू हैव टू गो फॉर दैट. ये तो हो गया. लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके पास मीनोपॉज के बाद आई है और बोलती है कि मैम मुझे साइक्लिकली ऐसा लगता है 15 दिन नहीं, सॉरी 1.5 महीने 2 महीने में मुझे ब्रेस्ट हैवी होता है और कभी कभी पेन होता है, यानी आज भी उसके ब्रेस्ट में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, तो इट इज अ डाउट कि कहीं वो किसी तरफ और ना जारी हो, तो उसका ब्रेस्ट जरूर एग्जामिन करें. डोंट हेजिटेट इन डूइंग सो. कॉमनली एनकाउंटर्ड क्लिनिकल कंडीशंस जो हम देखते हैं प्रैक्टिस में, इनफर्टिलिटी, वजाइनल इन्फेक्शंस, यूट्राइन डिसऑर्डर्स एंड मीनोपॉजल सिंड्रोम नाम दिया है, क्योंकि मीनोपॉज में कोई एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं. अब इनफर्टिलिटी में तो आप सबको डेफिनेशन पता है,
कि 1 साल के रेगुलर रिलेशन के बाद जिसमें कोई प्रिकॉशन यूज नहीं किया है, एंड इफ शी इज नॉट कंसीविंग शी इज कंसिडर्ड एज अ पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर मोड़ पे आपको आईवीएफ सेंटर ना दिखता और हर डॉक्टर इसमें घुस के ट्रीटमेंट ना कर रहा होता। इसको अभी आगे स्लाइड है। वजाइनल इन्फेक्शंस में यस इट इज इजी टू डायग्नोज एंड ट्रीट कि वजाइना में बैक्टीरियल है, यीस्ट है, फंगल है या नॉर्मल हेल्दी फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। पीरियड से पहले, पीरियड के बाद वाइट डिस्चार्ज होगा। इट इज क्लियर इन कलर, थोड़ा सा स्टिकी बट क्लियर। No itching, no smell, nothing. Patient is comfortable, but comparatively थोड़ा ज्यादा wet feeling है। Tell her you are okay, ये normal है। लेकिन आपको गांव की लेडीज आए वो नहीं मानेंगी, वो डॉक्टर बदल लेंगी। तो ऐसे में हमेशा अशोका का कुछ कॉम्पोजिशन दे दो, अदरवाइज हाइजीन देख लिया अच्छा नहीं है तो लोद्र आसफ दे दो। लोद्र स्वेलिंग भी कम करता है, सिक्रीशंस भी कम करता है, और पत्रांग आसफ तो है ही। बट पत्रांग आसफ से आई हैव सीन की ड्राइनेस बढ़ जाती है अगर वो पैथोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। तो ऐसा ना करते हुए हम एक सिंपल सा कुछ दे दें सो दैट उसके पीरियड्स भी अगर गड़बड़ है तो ठीक हो जाए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वहां म्यूकस प्लग कलेक्टेड है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरे टाइम है बॉडी में। तो उस डिस्चार्ज के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। पेशेंट को समझाते रहना है क्योंकि जहां लेडी प्रेग्नेंट हुई वो डर के मारे जेनाइटल्स को बहुत नहीं छेड़ती। तो हाइजीन मेंटेन करे, नहीं तो बहुत जल्दी वो सेकेंडरी इंफेक्शन बैक्टीरियल फंगल कैंडिडियासिस में चला जाएगा। और जहां सर्विक्स में स्वेलिंग आई तो वो धीरे धीरे एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स तक जाती है एंड पेशेंट विल हैव इरिटेबल यूट्रस, समटाइम्स दे लैंड अप इन प्रीटर्म डिलीवरी। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वजाइनल इन्फेक्शंस को केयरफुली देखेंगे। यूट्राइन डिसऑर्डर्स, ऑल पीरियड डिसऑर्डर्स, फाइब्रॉइड्स, आजकल तो एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस का बूम है, ये सब यूट्राइन डिसऑर्डर्स में। मीनोपॉज में वात से पित्त की तरफ, पित्त से वात की तरफ जा रही है लेडी, तो उसमें सारे वात वाले जो बीमारियां हैं वो नजर आएंगी। अस्थि क्षय, पीड़ा होगी उसको, जॉइंट पेन, बैक पेन, जॉइंट्स में स्टिफनेस, सुबह उठती हूँ तो हेयर की थिनिंग, स्किन ड्राई होना, वजाइना ड्राई, एक्चुअली स्किन ड्राई हो रही है, अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होती है, तो मुंह का सूखना, एंड सेम म्यूकस मेम्ब्रेन इज देयर इन वजाइना, तो ड्राई वजाइना। अब जब वजाइना ड्राई होगा तो ईचिंग होगी पेशेंट को, वो ईच करेगी तो रेडनेस एंड डिस्चार्ज आएगा। तो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल। एंड इफ शी इज डायबिटिक तो उस बेचारी को फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, हॉट फ्लैशेस तो पित्त में फ्लक्चुएशंस है, देन सेक्स का डिजायर कम हो जाना और पिगमेंटेशन आना। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंसोम्निया, स्लीप, क्योंकि वात बढ़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अब मैं डिजीज वाइज थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ। इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद में बंधत्व, बंध्या, इसमें ये तो बहुत छोटा है बेटा बिकॉज वी आर ऑलरेडी 10:10, आपको 10:30 तक का सेशन है। बस एक कंसाइज बता रही हूँ कि लाइफस्टाइल, डाइट एंड ओवर थिंकिंग जो आजकल सब में है, और सबसे पहले वो जो गूगल ज्ञान हम दिन भर लेते हैं, इसमें यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास पेशेंट्स हैं जिन्हें अभी शादी नहीं करनी है, बाद में करनी है, तो क्या मैडम मेरा स्पर्म फ्रीज हो जाएगा, या फीमेल आएगी ओवम हम फ्रीज करा सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंड पीपल आर गोइंग। अब इन लोगों का ट्रीटमेंट करना इज नॉट दैट इजी। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको धीरे 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 पुश करनी है फर्टिलिटी की तरफ। इसके अलावा टाइम कैविटी की कोई अबनॉर्मलिटी हो, ट्यूबल ब्लॉक हो, ये रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के जो मैंने यहाँ पे थोड़े से कंपाइल किए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अनएक्सप्लेन। प्राइमरी जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, सेकेंडरी जो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद नहीं हो पा रही, एंड अनएक्सप्लेन में नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट रीजन है। इसमें एज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होता है बस एक शॉर्ट में बताऊंगी। वेसल्स जो है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं,
ये उसको श्रिंक करता है। जो टोबैको के पार्टिकल्स हमारे ब्लड में जाते हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं। When your vessels shrink, the nourishment to the ovary, to the fallopian tube and to the uterus decreases, जिसको गोक्षूर बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। एंड इसके अलावा स्मोक से सीलिया डैमेज होते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है वो डैमेज होते हैं एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ ओवम, जब ओवरी के पास नरिशमेंट क्या है, ब्लड, वो कम होगा तो क्वालिटी ऑफ ओवम भी अच्छा नहीं होगा। शी माइट गेट प्रेग्नेंट बट अर्ली मिसकैरेज या कुछ अबनॉर्मलिटीज आपको बच्चों में देखने मिल सकती है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में ये जो हमारे, अगर हम कैंसर ना सोचें तो रेडिएशन थेरेपी में आएगा जो एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह हैं उनके लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, obesity again is a very big challenge to treat in infertility patients because patient नहीं मानता कि वो कुछ गलत कर रहा है और वेट बढ़ता है। एंड chronic systemic diseases, chronic systemic diseases में अगर मदर की बॉडी अच्छी नहीं होगी तो उसमें यूट्रस और ओवरी दोनों की क्वालिटी जाती है। देन कम्स द डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल्स, ये हमने फैक्टर्स सब में लिए, मेल एंड फीमेल। इधर हम फीमेल पे आ जाएं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, abnormal uterine bleeding, primary ovarian insufficiency. This is being seen in girls. Again, the reason is erratic lifestyle, especially eating habits. And सोना नहीं है, रात भर जगना है, सुबह 4 बजे सोना है। फैटी लिवर, ये सब चीजें आ रही है। And liver is the organ which metabolizes our hormones. तो फैक्ट्री ही गड़बड़ है तो नीचे हार्मोन अच्छे आएंगे ही नहीं। ट्यूबल ब्लॉकेज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी से ज्यादातर ट्यूबल ब्लॉकेज देखा है और कई बार एंडोमेट्रियल लाइनिंग में इन्फेक्शंस देखे हैं। कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज, ये कुछ कॉजेज हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के जिसको हम ट्रीट करते हैं अपने आयुर्वेद में। सबसे पहले शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा, योग और अच्छा लाइफस्टाइल एंड आहार से आगे है वो ट्रीटमेंट। वजाइनल इन्फेक्शंस में जो कॉमनली देखने मिलता है दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज, व्हिच आई टोल्ड यू, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, दैट यू हैव टू डिसाइड। पेशेंट की हिस्ट्री से आपको समझ में आ जाएगा कि उसको कब होता है। देन वजाइनल थ्रश, व्हाट इज थ्रश? पूरा रेड वजाइना विद कहीं कहीं जैसे फटा हुआ दूध होता है वैसा डिस्चार्ज। दिस इज मिक्स्ड इन्फेक्शन। जेनाइटल वॉर्ट्स आई जस्ट डिस्कस्ड। बार्थोलियन सिस्ट एंड बार्थोलियन एब्सिस, इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पहले मैं सोचती थी नहीं है, बट कुछ पेशेंट्स ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं है, इसी से ठीक हुई मैं। ऐसा जब पेशेंट बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि yes, without surgery I could treat the patient, but she should come timely. इतना बड़ा बॉल जैसा सिस्ट लेके आएगी तो कुछ नहीं होगा। बार्थोलियन सिस्ट एंड बार्थोलियन एब्सिस जो है उसमें पेशेंट को हमको थोड़ा सा काउंसल करना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है कि उसको करना है। कुछ पेशेंट्स बहुत हैंडलिंग करते हैं एंड आजकल जो टैम्पून्स एंड कप्स निकल आए हैं ये सब आपके वजाइना के थ्रू अंदर जा रहे हैं, तो दे विल प्रेस the vaginal wall, the enteritis and ducts वहीं पे। तो इसको I तो tell my patients not to use this because उसके side effects बहुत हैं। गूगल में नहीं है, आप सब गूगल में देखेंगे तो बोलेंगे कुछ भी नहीं है, मैडम तो ऐसे ही बोल रही है। नो, लॉन्ग रन में you will see the side effects. Uterine fibroids, not very easily treatable. उत्तरवस्ती से भी सब म्यूकोजल हमने देखे हैं, सब सिरोजल बिल्कुल नहीं, इंटरस्टिशियल कुछ हद तक, पर इंट्राम्यूरल और सब सिरोसल बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आता बिकॉज फाइब्रॉइड साइज अगर 3 सेंटीमीटर के ऊपर है तो इट इज डिफिकल्ट टू श्रिंक इट डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑल्सो। अगर रिप्रोडक्टिव एज है तो श्रिंक नहीं होगा, मीनोपॉजल एज है तो यस हमारे ट्रीटमेंट से श्रिंक भी हो सकता है और टू एन एक्सटेंट ऐसा लगेगा गायब ही हो गया। बट किन में कॉमन है फाइब्रॉइड्स? एक तो एज,
जिनकी बहुत जल्दी पीरियड्स आए हैं, अर्ली मीनार्की, इनके पीछे रीजंस क्या हैं बताऊंगी। ओबेसिटी, पीसीओएस, फैमिली हिस्ट्री, हाई फैट डाइट एंड हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। यानी जिनके हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, उनमें ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, ओ ग्रोथ ऑफ जेनाइटल्स। तो जब ये होगा तो आपको ब्रेस्ट में, यूट्रस में चेंजेस, एंडोमेट्रियम में चेंजेस दिखेंगे। एंड अगर ये चेंजेस एक एज के साथ जैसे नॉर्मली जाने चाहिए जा रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं जा रहे तो इट्स एन अलार्म। देन यू हैव टू आस्क योर पेशेंट, अगर बिल्कुल ज्यादा है तो एवरी 3 months, नहीं तो एवरी 6 months एटलीस्ट अपना मैमोग्राफी, मैमोसोनोग्राफी एंड एक अच्छी पेल्विक सोनोग्राफी जरूर कराएं। बिकॉज एंडोमेट्रियम कब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में बदल जाए नहीं पता चलता। तो ये सब का रीजन एक कल्प्रिट है एंड दैट इज हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। आपके रिसेप्टर्स आज भी ईस्ट्रोजन के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर हम पीछे देखें तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई मेरे एज की लेडी या मीनोपॉज के बाद की लेडी ये बोले कि मुझे ब्रेस्ट में हेवीनेस आती है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग को क्लिक करना है कि आज भी उसके ब्रेस्ट में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं। तो इट्स अ साइन वेयर यू हैव टू बी केयरफुल एंड मेक योर पेशेंट कि नहीं, अंडरस्टैंड कि उसको चेकअप्स कराने हैं रेगुलरली। सिम्टम्स में फाइब्रॉइड्स आर नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक, एक्सीडेंटली पकड़ में आते हैं अगर वो कोई साइज बहुत बड़ा नहीं है या किसी ऐसी जगह पे नहीं है। सब सिरोसल जो है दे आर एसिम्प्टोमेटिक, वो ब्लीडिंग को कुछ नहीं करते क्योंकि वो यूट्रस के बाहर है। यस, अगर वो बहुत बड़ा होगा तो आपको अब्डोमेन में फुलनेस फील करेगा क्योंकि यूट्रस के बाहर है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर आ जाएगा। सब म्यूकोजल में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, आप बेंड होंगे, एक्सर्ट करेंगे तो एक बाउट ऑफ ब्लड आ जाएगा। उनसे हमें समझ में आता है साइकिल, यस, आफ्टर रिलेशनशिप और जोर से किया तो ब्लीड कर जाए, तो ये वाले जो हैं ये दो हमको कुछ साइन एंड सिम्टम दे देते हैं। डिस्मेनोरिया आई टोल्ड यू इंट्राम्यूरल में होगा क्योंकि यूट्रस का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ओनली देन व्हेन द साइज इज बिग। 1 mm का 9 mm का नहीं करता। व्हेन इट इज बिग 2.53 सेंटीमीटर तो आपको पेनफुल मेंसेस होगा। सब फर्टिलिटी यस होती है बिकॉज यूट्रस की लाइनिंग जो है उसका ब्लड सप्लाई ले रही है फाइब्रॉइड को एज अ फीडर, तो आपका एंडोमेट्रियम का क्वालिटी जाता है एंड पोजीशन ऑफ द फाइब्रॉइड आल्सो मैटर्स। अगर वो कहीं इंडेंट कर रहा है एंडोमेट्रियम को, कैविटी को पुश कर रहा है तो सब फर्टिलिटी आएगी। प्रेशर सिम्टम्स एज आई टोल्ड यू सब सिरोसल देता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, अगर फाइब्रॉइड के साथ कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो प्लीज 5 months तक उसको थोड़ा लो पेस पे रहने बोले क्योंकि वहां 2 बच्चे पल रहे हैं, एक फाइब्रॉइड और एक बेबी। तो यू नीड टू मेक योर पेशेंट अंडरस्टैंड कि उसको कैसे रहना है। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, which I wanted to show you, ये है फाइब्रॉइड्स की लोकेशंस। अब ये सब आपकी चेन से टक फुलनेस या हेवीनेस देता है, बट दिस काइंड ऑफ फाइब्रॉइड्स, ये ह्यूज फाइब्रॉइड्स जो है, ये ह्यूज फाइब्रॉइड्स परेशान करते हैं। और इंट्रा कैविटी जो है ये तो सब फर्टिलिटी करेगा ही क्योंकि ये कैविटी में आ गया है। सब म्यूकोसल आप देख पा रहे हैं कैविटी को इंडेंट कर रहा है। अभी ये छोटा है, ये बड़ा होगा तो और ऐसा पुश कर देगा कैविटी को, तो इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड दीज कॉज समटाइम्स हेवी ब्लीडिंग इंट्रा कैविटी एंड सब म्यूकोसल क्योंकि एंडोमेट्रियम पे प्रेशर दे रहे होते हैं। इतना छोटा इंट्राम्यूरल पता भी नहीं चलता, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। अब आता है एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, व्हाट इज एंडो? इनसाइड। मेट्रियोसिस मैं हमेशा क्लास में भी संधि विच्छेद करके पढ़ाती हूँ। सिस मीन्स फॉर्मेशन, ओसिस मीन्स अबनॉर्मल फॉर्मेशन। एंडोमेट्रियम का अबनॉर्मल फॉर्मेशन जहां हो रहा है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। तो
तो एंडोमेट्रियम कहाँ होनी चाहिए? अगर हम फिर से इस फिल्म पे जाएं तो यहाँ पे और यहाँ पे, दिस इज द लोकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये यहाँ ना होके ओवरी में है, ट्यूब में है और कहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. इट इज ऑन द abnormal positions एंड एक्टोपिक टिश्यूज. और इसमें ही आपको दिखाऊं तो एडिनोमाइसिस में भी एंडोमेट्रियल की 2 लेयर होती हैं, फंक्शनल एंड बेसल. बेसल इज 1 mm थिक, वो वहीं रहती है, फिर रीजनरेट होती है. फंक्शनल शेड्स आउट इन एवरी पीरियड. अगर ये अपनी जड़ें अंदर बना ले, दैट इज कॉल्ड एडिनोमाइसिस. एक ही जगह बनाएगी, फोकल, पूरे में आ गई डिफ्यूज, और कहीं छोटी छोटी है तो इट इज अर्ली एडिनोमाइसिस. अब ये एडिनोमाइसिस जो है, एक मिनट, हाँ, दिस आई हैव गिवन द इमेजेस. एंडोमेट्रियोसिस, दिस इज द फिल्म जहां पे ब्लैडर के ऊपर है, पेरिटोनियम में भी है कुछ हद तक, एब्डोमेन में, ओवरी में है, पाउच ऑफ डगलस में है, यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं है, ये डायफ्राम वाले एरिया में है, इवन इन द ब्रेन. पेशेंट सिम्टम कैसा देगा? मुझे पीरियड्स के टाइम सांस लेना बहुत भारी लगता है और एक अजीब सा खिंचाव आता है पेट में. अब वो खिंचाव अगर अपर एब्डोमेन में है, एवरी टाइम विद द पीरियड्स अपर एब्डोमेन में है, तो इट इज समवेयर नियर डायफ्राम. लोअर एब्डोमेन में है, आपको हर बार एकदम एंडोमेट्रियोसिस है ऐसा सोचना नहीं है, बट आपको सबसे पहले सोनोग्राफी करा लेना. अब तो हमारे पास फैसिलिटी है, ऐसा कुछ हमें दिखता है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, बिकॉज सोनोग्राफी में डायफ्राम एंड ब्रेन नहीं दिखेगा, फिर हम सीटी स्कैन के लिए भेजते हैं. एंडोमेट्रियोसिस इज दिस काइंड ऑफ बीमारी, सब जगह मेटास्टासिस की तरह फैलती है. तो इसी से आप समझ सकते हो इट इज नॉट दैट इजी टू ट्रीट. अब एडिनोमाइसिस के बाद और एंडोमेट्रियोसिस के बाद मीनोपॉजल सिंड्रोम. सिंड्रोम में इसको हम सबसे पहले 3 स्टेजेस में बांटते हैं, पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज एंड पोस्ट मीनोपॉज. सबसे पहले एक बात बोलूंगी, प्लीज अपने पेशेंट्स को बोलिए ये बीमारी नहीं है, इट्स अ चेंज. जैसे पीरियड आया, हमने अपनाया और हम कंफर्टेबल हो गए, ऐसे ही पीरियड जाएगा. तो आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आप ठीक रहेंगे. मेरे पास पेशेंट्स हैं, देखो हम कमा रहे हैं उनसे, बट अंदर से कहीं लगता है कि इवन वी आर ऑफ सेम एज, क्या इतनी दवाइयां खा रही है ये जस्ट बिकॉज उसका मीनोपॉजल एज है. मेक्स नो सेंस. तो उनको वैसा काउंसल करना बहुत जरूरी है कि मूड स्विंग्स, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स, वेट गेन, ये सब होगा. पर इसको हमें कैसे एक्सेप्ट करना है? हम उनको सप्लीमेंट्स दे दें, हम उनका क्षय रोग को कम कर दें. यस, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जो इधर मैंने लिखा है कि सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, माइनस में जा रही है, कैल्शियम लेवल अच्छा है लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस है, तो फिर आप उसको शतावरी दीजिए, क्योंकि उसका वो जो कैरियर था ईस्ट्रोजन वो चला गया है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है या यूरिन लीकेज हो रहा है क्योंकि मसल वीक हो रही है, तो यस, फॉर दैट यू नीड टू गिव अ ट्रीटमेंट. आयुर्वेद के हिसाब से इट इज रजो निवृत्ति, मध्य अवस्था से वृद्ध अवस्था की तरफ जाने वाला जो पीरियड है, दैट इज द मीनोपॉजल एज. इसमें हमारी जो पित्तज प्रकृति दोष बढ़ा हुआ था वो वात की तरफ जा रहा है, और वात के अब लक्षण आप फीमेल में लगाना शुरू कर दीजिए, आपको वो सब दिख जाएंगे. और क्षय में सबसे पहले क्षय धातु में शुक्र का दिखेगा. शुक्र यानी पीरियड्स 6 महीने में आ रहे हैं, कई बार आ ही नहीं रहे हैं मैडम, बस एक स्पॉटिंग हुई और आके रह गया, तो दीज आर ऑल मेक हर अंडरस्टैंड कि ये हेल्दी है. आप वैसी वाली बदकिस्मत पेशेंट नहीं हो जिसको 20-20 दिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है. ऐसे जब आप उसको काउंसिल करते हो ना, तो वो पेशेंट खुश हो जाती है कि नहीं, ओके, आई एम हैप्पी. वेट गेन आपका होगा, 2 साल होने दीजिए, उसके बाद हम वेट लॉस कराएंगे. इस तरीके से अपने पेशेंट से बात करते हो तो आधा तो वो आपके बात करने से ठीक हो जाता है, क्योंकि मीनोपॉज बीमारी नहीं है अनटिल अनलेस उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हो रहा है. मीनोपॉज में हमको क्या क्या करना है? सबसे पहले डाइट उसकी ऑल्टर कराए. डाइट थोड़ा सा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, तो हम पित्त कम हुआ तो मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ. यू कैन सी मेरा मुंह बहुत सूखता है, आई एम 50+, मीनोपॉजल.
पानी पियो, शर्माना क्या है। इस तरीके से अपने आप को लोगे, शर्माती रहूं, मुंह सूख जाए, गले में आवाज खराब हो जाए, इससे अच्छा पानी पी लो। तो डाइट ऑल्टर करेंगे, सिंपल इजी डाइट पे आएंगे, सुपाच्य भोजन। सेकंड, लाइफस्टाइल। वी ऑल आर वर्किंग मैक्सिमम, हम सब दौड़ रहे हैं, बट एटलीस्ट 6 से 8 घंटे सोने बोलिए। सोए थोड़ा टाइम से सोए, क्योंकि इस टाइम हमारे लिवर पे भी लोड आ गया, जो वो फिल्टर कर रहा था हार्मोन। तो फैटी लिवर होना, डाइजेशन गड़बड़ होना, मोशन ठीक ना होना, ये सब चीजें हम में आएंगी। तो लाइफस्टाइल थोड़ा सा स्लो डाउन, इसीलिए शायद रिटायरमेंट एज भी बनाई है। देन हर्ब्स, हर्ब्स आगे हैं, आप वहां देखेंगे। पंचकर्म में स्पेशली इन पेशेंट्स को शिरोधारा करिए। आप जब शिरोधारा करते हैं मेंटल स्ट्रेस कम होता है, और मेंटल स्ट्रेस करते हैं तो ये सब जो मसल टाइटनेस है ये बेटर हो जाती है। लेकिन स्टिल आपको लगता है उसको बहुत सिम्टम्स ऐसे हैं, तो वस्ती इज बेस्ट, वस्ती चिकित्सा करिए। एंड रसायन, रसायन चिकित्सा जरूर, क्योंकि हम क्षय की तरफ जा रहे हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हमको आनी चाहिए और हमें देखनी भी आनी चाहिए। सीबीसी इज वेरी कॉमन, इसको डिटेल आगे करेंगे। टाइम इज लेस, मैटर वॉज बिग इनफ, मुझे पूजा ने इतना सारा दे दिया आज, तो मुझको उसको कंसाइज करना पड़ा। सीबीसी को हम सिर्फ हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइड, टोटल काउंट एंड प्लेटलेट्स तक ना सीमित रहे। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि हम इससे समझेंगे क्या। हमको वो समझना है कि WBC कम है तो कम में कितना कम है, क्या उसकी इम्यूनिटी चली गई है, या उसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स में फेरबदल है, ईस्नोफिल्स रेंज से बाहर है, ये सब देखेंगे। सोनोग्राफी TVS इज मस्ट इन फीमेल्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस। सीधा किसी का कैंसर टेस्ट नहीं कराएंगे, TVS होना चाहिए, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। देन HSC, हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी, अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए एंड 3 साइकिल्स आपने ट्रीट किया जिसमें हस्बैंड का सीमेन परफेक्ट है, वाइफ को कुछ और बीमारी नहीं है, लेकिन और एग अच्छा बन के रप्चर हो रहा है, बट स्टिल शी इज नॉट कंसीविंग, तो डोंट पुल द पेशेंट लॉन्ग, उसका HSD करा लीजिए, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉक भी आजकल उतना ही कॉमन हो रहा है। सीरम प्रोलैक्टिन, ब्रेस्ट में मिल्क भले ही नहीं आता, सिक्रीशन लॉटरी भी नहीं है, लेकिन आपको फॉलिकल बनने में क्वालिटी ऑफ एग अच्छा नहीं आ रहा, तो गो फॉर सीरम प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बढ़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक FSH LH को जाता है और फॉलिकल अच्छा नहीं बनता। तो डोंट लीव एनीथिंग अनटर्न्ड, मेरा ये कहना है कि आप 3 मंथ्स पेशेंट से मांगिए, लेकिन उस 3 मंथ्स में आपके पूरा होमवर्क हो जाना चाहिए। देन सर्वाइकल बायोप्सी इन केस ऑफ पेशेंट्स जहां पे फाउल स्मेलिंग वाटरी डिस्चार्ज, आप जैसे ही PV करें एक गंदा सा येलो सा पानी आ जाए, पंजेंट स्मेल हो, दैट इज नॉट गुड। पेशेंट्स को ये बार बार होता रहे, आपने दवाई दी ठीक हो गया, पुष्यानुक दिया था, योनि धावन दिया ठीक हो गया, नहीं, 3 महीने बाद फिर हो गया, डोंट लीव द पेशेंट। PV करने में अगर सर्विक्स रेगुलर नहीं फील हो रहा है और जैसे ही ग्लव्स बाहर निकालो उस पे ब्लड का टिंज है, दीज ऑल आर अलार्मिंग साइंस, डोंट गो फॉर बायोप्सी बट एटलीस्ट पैप स्मीयर। AMH लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब ब्लड टेस्ट है। कोआगुलेशन प्रोफाइल ये जरूर कराएं, बिकॉज पेशेंट्स बहुत सारे ब्लड थिनर्स पे होते हैं, अगर वो गड़बड़ है तो मीनोरेजिया वाली पेशेंट, ब्लीडिंग वाली पेशेंट को आपको समझाना पड़ेगा कि यस दिस इज ऑल्सो दी कल्प्रेट, ये गड़बड़ कर रहा है। ऐसे अगर सोनोग्राफी ठीक है, सब ट्रीटमेंट के बाद भी गड़बड़ है, उसके लिए पर हिस्ट्री लेंगे, किसी 25 साल की लड़की का नहीं करेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि ब्लड थिनर्स पे तो नहीं है। फॉलिकुलर स्टडी, ये हम नॉर्मली 2nd डे से एग बनने लगता है, तो फॉलिकुलर स्टडी नॉर्मली 9th डे से स्टार्ट करते हैं, अगर साइकिल छोटी है तो 8th डे से करेंगे, एंड एग के साइज को देखते हुए वी विल डिसाइड। 4 to 5 एट द मोस्ट 6 सिटिंग्स PCOD पेशेंट्स में लग जाती है, अदरवाइज सब अच्छा है तो 4 या 5th सिटिंग में दिख जाता है। PCOD में थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है। हमको फॉलिकल 20 मिला तो हमको उसको सब दवाई बंद करके सिर्फ दीपन पाचन, चित्रगादी,
कुबेरवटी, इस टाइप की चीजें देनी है कि एग रिलीज हो जाए. बट यस, अर्लियर ऑल्सो इन माई क्लासेस आई हैव टोल्ड, नहीं रिलीज होता तो आई डोंट मिस द चांस ऑफ गिविंग HCG इंजेक्शन, क्योंकि आपके पेशेंट बहुत उम्मीद से आया है सब जगह की फाइलें लेके. CA-125 इज द बेसिक टेस्ट फॉर ओवेरियन कैंसर. ऐसे ही ब्रेस्ट के लिए भी CA-18 है. हम आगे की क्लासेस में ये सब डिस्कस करेंगे. DNC डायग्नोस्टिक, मैंने डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज है ये, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा मैंने इसका फुल फॉर्म बोला, क्योंकि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इन्हें ये सब फुल फॉर्म्स पता है. बट हमारे टाइम पे इतना मॉडर्न नहीं था. एंड आई हैव सीन, मतलब बहुत दुख होता है, प्रिस्क्रिप्शंस पे डैंसी लिखा है, DANCEE. एंड फिर जब कहीं देखो तो बहुत फील होता है, अरे यार ये क्यों. पर तुम सब बच्चे जो आज के दौर के हो, आई नो तुम लोगों को बहुत कुछ आता है जो हमें नहीं आता था, तुम लोग को आता है. तो DNC लिखा है यहाँ, डायग्नोस्टिक वर्ड क्यों लिखा है, दैट इज DNC-EB, एंडोमेट्रियल बायोप्सी. जिस पेशेंट में हाइपरप्लाजिया, मैंने आपको अभी बताया था बेसल लेयर 1 होती है, पीरियड आते तक वो 7-8 इतनी हो जाए, पीरियड्स ठीक आते हैं. व्हेन इट क्रॉसेस डबल फिगर 10, आपको ब्लीडिंग हैवी होगी. एंड व्हेन इट क्रॉसेस 15, इट इज हाइपरप्लाजिया, यानी हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट. ये है. तो इसको हम यंग एज में 1-2 महीने ट्रीटमेंट देने के बाद अगर ठीक हो रही है ठीक है, लेकिन बार बार उसको यही हो रहा है तो प्लीज गो फॉर डायग्नोस्टिक, बिकॉज इट कैन बी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. ANC प्रोफाइल एंटीनेटल टेस्ट होते हैं. इसमें ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, यूरिन रूटीन, वायरल मार्कर्स जिसमें HIV, HPSAG, HCV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज VRL एंड थायराइड. ये बेसिक टेस्ट होते हैं. एंटीनेटल प्रोफाइल जो आपको अपने पेशेंट्स का कराना चाहिए. एंड यस, शुगर टेस्ट, HbA1c. फैमिली हिस्ट्री में अगर शुगर है और वो पेशेंट अगर PCOD है तो चांसेस हैं प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद उसको डायबिटीज डेवलप हो जाए, तो प्लीज हमको उसका शुगर चेक कराना है. देन टारगेट स्कैन. टारगेट स्कैन आजकल, पहले एक हुआ करते थे, आजकल टारगेट स्कैन 12 to 13 वीक्स पे होता है, जिसको NT-NB स्कैन कहते हैं, न्यूरल ट्यूब नेजल बोन स्कैन, कि उसका नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया. टारगेट स्कैन मिड एनामली इज 19 to 21 वीक्स. उस ऑर्गन्स जो बन गए वो ठीक बने हैं कि नहीं, पूरे बने हैं कि नहीं, ये देखते हैं. एंड देन कम्स द लेट एनामली स्कैन जो 28 से 30 वीक्स में होता है. क्वाड्रुपल मार्कर एंड ट्रिपल मार्कर, दीज आर 2 ब्लड टेस्ट. एक और होता है डबल मार्कर. डबल मार्कर होता है 12 वीक्स तक, वो हम NT-NB स्कैन के साथ करते हैं. क्वाड्रुपल मार्कर एंड ट्रिपल मार्कर टारगेट स्कैन के साथ. ये और आगे है. इसमें एक और आता है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग. अगर आपके इस टेस्ट में कोई खराबी आई है तो आप, और ऐसे नहीं आते, इसमें रेशियोज आते हैं. अगर एंटीनेटल वाला लेक्चर है मेरा, उसमें मैं ये रेशियोज बता दूंगी कि 1:10,000, 10,000 में किसी एक को अब नॉर्मल बच्चा होगा तो हम लाइटली लेते हैं. बट अगर डबल फिगर्स आ गया 1:47, 1:30, तो बहुत लो है. वो रिस्क आप पेशेंट को समझाते हो. अगर पेशेंट होता है अरे नहीं मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, बिकॉज ये टेस्ट महंगे हैं, 4,000, 12,000, 15,000, तो बट योर ड्यूटी इज टू टेल दी पेशेंट, अगर है ऐसा कुछ तो प्लीज करा लीजिए. मेरी एक पेशेंट का क्वाड्रुपल मार्कर गड़बड़ आया था फॉर मंगोल पॉजिटिव, बट हर निफ्ट वाज नॉर्मल, सो हम आगे बढ़ गए. निफ्ट वाज 18,000 बट बेबी इज ओके, आगे बढ़ गए. लास्ट इज थायराइड प्रोफाइल. नाउ द ट्रीटमेंट रेजीम, इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं क्योंकि आगे की क्लासेस में ये डिटेल है. ट्रीटमेंट रेजीम में शोधन हम सबको पता है, कफ प्रधान व्याधि में वमन, पित्त में विरेचन, वात में वस्ती. लेकिन अगर PCOD पेशेंट है, PCOD को हम कफज व्याधि मानते हैं, प्रकृति अगर उसकी पित्तज है तो हम वमन को स्किप करके विरेचन फॉलोड बाय वस्ती पे आ जाएंगे. तो इस तरीके से आप पेशेंट को देखते हो और डिसाइड करते हो कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है. एक ही पेशेंट को वमन विरेचन वस्ती किया तो वो भाग जाएगा, आपके पास नहीं रुकेगा. देन शमन चिकित्सा.
शमन चिकित्सा में इनफर्टिलिटी में हमको क्या क्या चीजें देखनी है, उसका दोष और धातु जो दूषित हुए हैं उनको करेक्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले बल, ऐसा तो नहीं कि क्षय की रोगी, मतलब क्षय मीन्स टीबी नहीं, हाँ टीबी पेशेंट्स भी आती हैं इनफर्टिलिटी में, बट क्या उसका बॉडी स्ट्रेंथ है प्रेग्नेंट होने के लिए, पहले तो हम ये देखें। फिर उसको फर्टिलिटी बढ़ाने की मेडिसिन, फिर बृहन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण, हस्बैंड को, इन सब को देखते हुए कि इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ है तो हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। पहले दिन से ही अगर कोई 25 साल की लेडी है जिसकी 6 महीने हुए हैं शादी को, मत दबोच लीजिए उसको पंचकर्म, भाग जाएगी। आपको पहले उसको सिर्फ सप्लीमेंट्स देने हैं, हम थोड़ा सा हस्बैंड को वाइफ को दे देंगे, भी उसको बोले नेक्स्ट पीरियड आता तो आप हमारे पास आते हैं। व्हेन शी कम्स ट्रीट हर नाउ एज कि कहीं उसको संग या अवरोध है। फिर हम दीपन पाचन चिकित्सा से ही स्टार्ट करेंगे एंड ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट को देखते हुए मेरे फेवरेट सिंगल हर्ब्स अगर बताऊं तो अश्वगंधा है, जो HPA एक्सिस। अश्वगंधा क्यों है? क्योंकि एड्रेनल, कॉर्टिसोल लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब स्ट्रेस से आता है। फाइट एंड फ्लाइट, तुम जॉब कर रही हो, घर से बहुत दूर जाती हो, अप डाउन करती हो, और घर पहुंच के बहुत सारा काम दिखता है, करना है, ये सब स्ट्रेस में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बढ़ जाता है एंड कॉर्टिसोल, एड्रिनल एक्स्ट्रा काम करता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन इम्बैलेंस लाएगा ही लंबे समय तक। एक दिन आज लड़ाई कर ली है, टेंशन हुआ तो कॉर्टिसोल नहीं बढ़ेगा। तो अश्वगंधा इज बेस्ट एडेप्टोजेनिक हर्ब, इसको रात को सोते टाइम पेशेंट को दे दीजिए। शतावरी फाइटो एस्ट्रोजन है लेकिन पीसीओडी पेशेंट के लिए नुकसान करेगी, ऑलरेडी वो अनइनहिबिटेड एस्ट्रोजन से जूझ रही है, आप उसको ज्यादा शतावरी देंगे तो वो और बढ़ जाएगा। इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और लंबा टॉपिक है ये, मैं हर वेबिनार में बोलती हूँ एस्ट्रोजन दीजिए, शतावरी दीजिए पर ज्यादा नहीं। शतपुष्पा इज वेरी गुड ड्रग फॉर फॉलिकल्स। त्रिफला इज वेरी वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। जहां एंडोमेट्राइटिस है, एडिनोमाइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, त्रिफला गूगल जरूर यूज करिए। वोक्शूर आई टोल्ड यू, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, या कहीं आपको लग रहा है कि यूट्रस का साइज छोटा है, ओवरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वोक्शूर जरूर दीजिए। कलौंजी, काला जीरा, इसकी दवाई नहीं देती हूँ बट इसको मैं नॉर्मली मॉर्निंग में पीने बोलती हूँ पेशेंट कि इसका पानी, दालचीनी का पानी, मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, पेशेंट की प्रकृति देंगे। पित्तज को अजवाइन देंगे, एसिडिटी होगी। तो ये आप लोगों को जज बनना है कि क्या देना है। निर्गुंडी अगेन इज माय फेवरेट, फाइटोप्रोजेस्टेरॉन है। फाइटोप्रोजेस्टेरॉन आयुर्वेद में बहुत कम है, ये बहुत अच्छा काम करती है। देन स्थानिक चिकित्सा, उत्तरवस्ती, योनि प्रक्षालन, योनि पिचू। उत्तरवस्ती एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जिसको बहुत हाइजीन मेंटेन करके करना पड़ता है। आई डू इट बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, जहां रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं। ट्यूबल ब्लॉक में करती हूँ, रिपीटेड अबॉर्शंस में करती हूँ, एंड अदरवाइज आप सिर्फ इंटरनल ऑर्स तक मेडिसिन छोड़ दें। अगर आपको डर लग रहा है तो वो मेडिसिन एटलीस्ट यूट्रस के एनवायरनमेंट को अच्छा कर देगी। कौन सी मेडिसिन यूज करनी है? जहां हमें लेखन करना है वहां क्षार, लेकिन बेटा अगर अपामार क्षार हम एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस में करते रहेंगे तो हमको जज करना है पहले कि कितना है। कई बार एशरमैन सिंड्रोम की कंडीशन एक्स लेखन हो जाता है, तो उसमें अगेन माय फेवरेट ट्रीटमेंट इज योनि पिचू। पिचू को आप पीरियड से फ्री होने के बाद एंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज 20 के 15 दिन दे दीजिए, धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता रहेगा, ना कोई कॉम्प्लिकेशन है ना कुछ, पेशेंट ठीक हो जाता है। योनि प्रक्षालन के लिए मैं फिर से सबको समझाऊंगी कि योनि प्रक्षालन को हल्के में ना लें, मजाक नहीं है रोज योनि को धोना, क्योंकि गुड बैक्टीरिया को डैमेज कर रहे हो और इन्फेक्शन को इनवाइट कर रहे हो। तो जहां रिक्वायर्ड है
और जिस दवाई से रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना करें। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको मेरा समझाना समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम पूजा एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई रियली रिप्लाई, थोड़ा सा लेट हो जाता है बट आई डू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।